ये बात है 26 अप्रैल 1986 की। वो रात जब सब अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक ज़ोरदार धमाके से इन सब की आंख खुल जाती है। वो सब अपने अपने घरों से बाहर आकर देखते हैं कि क्या हुआ है। उस वक्त टाइम हो रहा था 1:23 का, और ये धमाका और कहीं नहीं बल्कि एक ऐसे न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था जिसकी वजह से रेडिएशन का एक बहुत बड़ा बादल हवा में फैल जाता है। जितनी रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक बॉम्ब से फैली थी, उससे 500 गुना ज्यादा रेडिएशन इस चेर्नोबिल पावर प्लांट के फटने से हवा में फैल चुकी थी। और उस रात को हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और भयानक रात मानी जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और इतने बड़े हादसे की असल वजह क्या थी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. तो एक बार शुरू से जानते हैं कि चेर्नोबिल की यह कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो यह सब शुरू होता है 1970 में, जब सोवियत यूनियन के बढ़ते एरिया के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने लगती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का डिसीजन लेती है, क्योंकि सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के जरिए इतनी एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। इस प्लांट के टोटल 4 रिएक्टर्स थे, और इन चारों रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी को यूरेनियम के एटम्स को स्प्लिट करके बनाया जाता था, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। हर एक रिएक्टर करीब 1000 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस करता था। इसी के साथ साथ इस प्रोसेस में हीट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती थी, और इसी हीट को इस्तेमाल करते हुए पानी को भी स्टीम में बदला जाता था, जिससे वो स्टीम टरबाइंस को रोटेट कर सके और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। 1000 मेगावाट ये इतनी ही बिजली है जो आराम से 10 लाख से ज्यादा घरों को रोशन कर सकती है। इस प्लांट से सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंचा, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ घरों को बल्कि सोवियत यूनियन की तमाम इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलता था। इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन के बाद सोवियत यूनियन की तरफ से इसे बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया गया, जिससे बाकी कंट्रीज इन्हें टेक्नोलॉजिकल ब्रांच में काफी सक्सेसफुल समझने लगे। ऑल्दो इस प्लांट का नाम चेर्नोबिल प्लांट रखा गया, लेकिन ये चेर्नोबिल शहर से 16 किलोमीटर दूर बनाया गया था। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ये जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। आसान अल्फाज में बताया जाए तो इन रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए पानी को गर्म किया जाता था, और ये पानी स्टीम बनकर टरबाइन को घुमाता था, और टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होता है, यानी ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हर रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स डाली जाती थी। ये कंट्रोल रॉड्स एक ऐसे मटेरियल से बनी होती थी जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स ही हैं जो यूरेनियम के एटम्स से मिलकर न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करते हैं। जब न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के बजाय कंट्रोल रॉड से जाकर चिपक जाएंगे तो जाहिर है कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी अपने आप धीमा पड़ जाएगा। चेर्नोबिल के केस में ये कंट्रोल रॉड्स बोरोन कार्बाइड की बनी हुई थी, जबकि इनकी टिप ग्रेफाइट की थी। ये भी बता दें कि ये प्रोसेस 24/7 हर वक्त लगातार चलता रहता था, जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर 1600 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता था, जो सूरज के सरफेस टेम्परेचर के करीब 30% टेम्परेचर बनता है। और इसी वजह से रिएक्टर को ठंडा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस काम के लिए रिएक्टर्स के अंदर पानी के लाइंस को चलाया जाता था। ये पानी पंप्स की मदद से रिएक्टर में हर वक्त घूमता रहता था, ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चेर्नोबिल के रिएक्टर्स में एक बहुत बड़ा डिज़ाइन फ्लॉ था, जिसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं था। गाड़ी के केस में तो पानी की रोटेशन तब
बंद हो जाती है जैसे ही इंजन ऑफ होता है। पर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक भी सेकंड के लिए पानी की रोटेशन बंद नहीं होनी चाहिए, फिर बेशक न्यूक्लियर रिएक्शन बंद ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि रिएक्शन बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक वो हीट प्रोड्यूस करता रहता है। इसके लिए ज़रूरी था कि ये वाटर पंप्स बिना किसी रुकावट के हर वक्त चलते रहे। अब जाहिर है कि ये वाटर पंप्स चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी। ये इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली रिएक्टर के अपने ही टरबाइन से डिलीवर की जाती थी, जबकि पावर फेलियर के केस में इनके लिए एक ख़ास बैटरी बैकअप जनरेटर भी इंस्टॉल किए गए थे। लेकिन मसला ये था कि ये डीजल जनरेटर पर शिफ्ट होने से पहले 60 सेकंड तक बंद रहते थे और इंजीनियर्स चाहते थे कि ये 60 सेकंड्स के दौरान भी पंप्स बंद ना हो, और इसीलिए इनमें एक सेफ्टी सिस्टम लगाया गया था। सिस्टम ये था कि जैसे ही रिएक्टर बंद होने लगे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना फ़ौरन ख़त्म नहीं करेगा। 1000 मेगावाट से प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए और इसी दौरान इस बची हुई इलेक्ट्रिसिटी से ही पंप्स को 60 सेकंड तक चलाया जाएगा, और 60 सेकंड्स के बाद तो वैसे भी बैकअप जनरेटर्स चल जाएंगे। ये सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी बाकी थी, जो कि एक कंपल्सरी प्रोसेस था, और वो भी सिर्फ रिएक्टर 4 की टेस्टिंग। 1, 2 और 3 पर ये टेस्ट कामयाबी से किए जा चुके थे। ये 25 अप्रैल 1986 की शाम थी और रिएक्टर 4 पर इसी सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म करने की तैयारी चल रही थी। ये टेस्ट डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एनाटोली डयाटलॉव की निगरानी में किया जा रहा था। पिछली 2 बार रिएक्टर 4 पर यह टेस्ट कामयाब नहीं हो सके थे। कहा यह जाता है कि डिप्यूटी चीफ इंजीनियर को कैसे भी करके आज की रात ये टेस्ट परफॉर्म करना था। रूल बुक के मुताबिक ये टेस्ट तब तक परफॉर्म किया जाएगा जब रिएक्टर 700 मेगावाट की पावर दे रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली तो ये 1000 मेगावाट देते थे। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ने रिएक्टर को स्लो करने के लिए कंट्रोल रॉड्स डालने का ऑर्डर दिया, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाए। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कंट्रोल रॉड्स शायद ज़्यादा अंदर डल गई थी। इसी की वजह से रिएक्टर की पावर 1000 मेगावाट से सीधा 30 मेगावाट तक जा पहुंची। रिएक्टर की पावर को वापस से बढ़ाने के लिए कंट्रोल रॉड्स को थोड़ा बाहर निकाला गया, तब ये पावर 30 मेगावाट से बढ़कर 200 मेगावाट तक जा पहुंची। पावर को मजीद बढ़ाने के लिए थोड़ी और कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला गया। अब टोटल 211 में से सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स ही रिएक्टर के अंदर मौजूद थी, और ये रूल बुक की वायलेशन थी। रूल बुक में लिखा था कि रिएक्टर के अंदर 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होनी चाहिए। इस वायलेशन की वजह से हुआ यूं कि रिएक्शन तेज़ी से बढ़ा और ये 200 से बढ़ते बढ़ते 1000 मेगावाट को भी क्रॉस करके कई हज़ार मेगावाट तक जा पहुंचा। इतनी ज़्यादा हीट की वजह से पाइप्स में पानी तेज़ी से इवेपोरेट होने लगा, जो रिएक्टर्स को ठंडा करने का काम करता था। इसी वक्त कंट्रोल रूम में फौरन एक खौफ की लहर दौड़ पड़ी और पूरा रिएक्टर वाइब्रेट करना शुरू हो गया। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ही सोल्यूशन था कि इमरजेंसी शट ऑफ बटन को दबा दिया जाए, जिससे सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर्स में जाकर न्यूक्लियर रिएक्शन को बंद कर देगी, और इंजीनियर्स ने भी यही किया। उन्होंने फौरन इमरजेंसी शट डाउन बटन को दबा दिया, लेकिन जैसे ही कंट्रोल रॉड्स अंदर गईं, रिएक्टर एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। साइस्मोग्राम में इस धमाके की शिद्दत 225 टन TNT ब्लास्ट के बराबर रिकॉर्ड की गई। कंपैरिजन के तौर पर आपको बता दूं कि हिरोशिमा पर गिराए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से जितनी खतरनाक गैसेस रिलीज हुई थी, ये डिजास्टर उससे 400 टाइम्स ज़्यादा गैसेस रिलीज कर चुका था। उस वक्त 26 अप्रैल 1986 रात के 1:26 हो रहे थे। यहाँ सवाल उठता है कि कंट्रोल रॉड्स तो रिएक्शन को स्लो करने के लिए डाली गई थी, तो फिर इन्होंने रिएक्शन को बढ़ा क्यों दिया? असल में यह धमाका कंट्रोल रॉड्स की टिप पर लगे ग्रेफाइट की वजह से हुआ था। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जाना कि ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन कार्बाइड की बनी थी, लेकिन इनकी टिप ग्रेफाइट की थी। बोरॉन कार्बाइड तो न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक सकता है, लेकिन
ग्रेफाइट रिएक्शन को मज़ीद बढ़ा देता है। इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाने से पहले जो रिएक्शन पहले ही अपनी लिमिट से बाहर था, उसमें ग्रेफाइट की टिप डलते ही तेज़ी आई और रिएक्शन की वॉल्स का बर्दाश्त का लेवल ख़त्म हो गया और वो प्लांट फट पड़ा। 2 इंजीनियर्स मौके पर ही मारे गए और बाकी 2 बुरी तरीके से जल गए। धमाके की वजह से प्लांट के रिएक्टर 4 में आग लग गई। पहले तो इसे आम आग ही समझा गया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस धमाके की वजह से 5% रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल चुका है। फायर फाइटर्स मौके पर ही पहुंच गए। पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, मगर ये आग बुझने वाली नहीं थी क्योंकि ये आम आग नहीं बल्कि ग्रेफाइट की आग थी जिसको बुझाना इतना आसान नहीं था। हादसे के फौरन बाद पूरे प्रिपियत शहर को रातों रात खाली करवा दिया गया, जिसमें करीब 50,000 लोग बसते थे। इमरजेंसी डिक्लेयर करके सोवियत ने कई 100 बसेस का अरेंजमेंट किया जो इन लोगों को वहां से बहुत दूर स्लैवोटेज सिटी में ले गई। वहां चेर्नोबिल में अगले 10 दिनों तक ये आग बुझाने का काम चलता रहा। हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी 5,000 टन से ज़ायद रेत, मट्टी और ऐसी चीज़ें फेंकी गईं जिससे आग पर काबू पाया जा सकता हो। आखिरकार 10 दिनों बाद जाकर ये आग बुझ गई, लेकिन अगले कई दिनों तक मुसलसल रेडियो एक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती रहीं। फायर फाइटर्स जो आग बुझा रहे थे वो रेडियो एक्टिव गैसेस की वजह से बीमार पड़ गए और कुछ आने वाले दिनों में और कुछ आने वाले महीनों में चल बसे। पहले तो सोवियत यूनियन इस वाक़े की खबर को दबाना चाहता था, लेकिन कोल्ड वार का दौर था और ये खबर सोवियत यूनियन का इंप्रेशन पूरी तरह ख़राब कर सकती थी। लेकिन यह राज ज़्यादा देर तक छुप ना सका। धमाके के 36 घंटों के बाद 28 अप्रैल को स्वीडिश रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने देखा कि हवा में रेडिएशन का लेवल मुसलसल इंक्रीज हो रहा है और ये रेडिएशंस यूक्रेन की तरफ से आ रही हैं। इसी वजह से आखिरकार सोवियत हुकूमत को मामला दुनिया के सामने रखना ही पड़ा। इसी के साथ साथ इन केमिकल्स ने पूरे यूरोप में बड़ी तबाही मचाई। जिन जंगलात में ये रेडियो एक्टिव वेस्ट गिरा वो ग्रीन से रेड हो गए। बारिश के साथ ये केमिकल्स जहाँ जहाँ गिरे वहाँ की घास भी ये वेस्ट फैल गया और वो जो घास जिन जानवरों ने खाई उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। आज चेर्नोबिल साइट पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ की हुकूमत ने इस जगह से निकलती रेडिएशन को रोकने के लिए एक रेडिएशन प्रूफ डोम स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जो सारी रेडिएशन को अपने अंदर सोख कर इन्हें बाहर निकलने से रोकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।